नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने दोस्तों उड़ा दिए, इजराइल के कई सैनिकों को लगा दिया ठिकाने, भड़क गया इजराइल। आखिरकार कैसे दोस्तों आज इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हो जाएगा खड़गे और नीतीश की अगुवाई में कहाँ कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, और क्यों आखिरकार दोस्तों जिंदगी में पहली बार, अब तक के इतिहास में पहली बार 92 सांसद सस्पेंड होने के ऊपर मचा है घमासान। क्यों विपक्ष ने आखिरकार किया संसद के बाहर हंगामा, मोदी सरकार को बता दिया तानाशाह। क्या मोदी चाहते हैं दोस्तों विपक्ष मुक्त संसद, बताएंगे क्या है पूरा मामला। तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, हमास ने फिर से एक बार इजराइल के लड़ाकों को कर दिया ढेर। जी हाँ, खान यूनुस से पीछे धकेला। इजराइल के लोगों ने भी दोस्तों अब तो खड़े करना शुरू कर दिए हाथ। दरअसल आपको बता दें चले, हमास की सेना इजराइल पर भारी पड़ रही है, वो खान यूनुस से वापस धकेल कर बाहर पहुंचा रही है। यही नहीं, इजरायली सेना को दोस्तों एक तरीके से हताश कर दिया है हमास के लड़ाकों ने। हमास के लड़ाकों ने साफ कहा है कि तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे बंधकों तक। आपको बता दें न जाने कौन सी सुरंग में छुपा कर रखा है हमास से उलझना, इजराइल को पड़ रहा है भारी। आपको बता दें चले दोस्तों, इतिहास में पहली बार, जी हाँ, 92 सांसद सस्पेंड। क्या मोदी सरकार दोस्तों विपक्ष मुक्त संसद चाहती है? क्या वो यही चाहती है कि संसद में अब विपक्ष हो ही ना? क्योंकि मोदी तो कई बार नारा दे चुके हैं, हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आप समझिए, दरअसल वो कांग्रेस मुक्त नहीं, वो पूरा विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि जब विपक्ष होगा ही नहीं तो सवाल कौन पूछेगा। ऐसे ही चाहे संसद से 92 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर पूरे 92 सांसद सस्पेंड हो गए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतने सारे सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि क्या ये कहना गलत था कि अमित शाह को इस पर आकर जवाब देना चाहिए जो चूक हुई है संसद में। आज भैया इतनी बड़ी चूक हो गई है, अगर यही काम किसी कांग्रेस के नेता से हो जाता, वो किसी को अंदर घुसेड़ देता, तो आप उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मुस्लिम भी बता डालते, तो तमाम चीज़ें बोल देते। लेकिन आज जब खुद के सांसद ने किया तो चुप बैठे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें चले, नीतीश और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हो रही है ये बैठक। आपको बता दें चले, दरअसल सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा माना जाता है और बताया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर जो है यहाँ पर इस मुद्दे पर बात होने वाली है। आपको बता दें चले, सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी कई चर्चाएं हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि सीट शेयरिंग को लेकर एक नया मामला निकलकर सामने आया था। अब ये फिर से एक बार दिखाई दे रहा है जहां पर आपको बता दें चले इस मुद्दे पर बात हो सकती है, यानी कि जो सीट शेयरिंग वाला जो मामला है इस पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें चले, सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई हैं जिस पर नीतीश कुमार और खड़गे बात करेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल हमास की लड़ाई में हूती विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। हूती विद्रोही बोले तुम लोग हो जाओ, इजराइल, अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दे दी है। कहा हम अपने 20 लाख मुजाहिदीन के साथ देंगे तुम्हें करारा जवाब। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, लाल सागर में हमला करने की रणनीति बना रहा है अमेरिका और इजराइल। इन्हीं दोनों को दोस्तों आपको बताते चले अब मुजाहिदीन यानी कि चेतावनी दे दी गई है विद्रोहियों की तरफ से। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा अमेरिका को और इजराइल को। उन्होंने कहा कि जो करना है करो, हम भी तैयार हैं और हम इस जंग को लड़ेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, एक चीज़ साफ हो गई है कि फिलहाल इस जंग को लड़ने के लिए हूती विद्रोहियों का नया प्लान सामने आ गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल विपक्ष ने संसद के बाहर किया जोरदार हंगामा। मोदी सब ईश्वर अल्लाह ढेरों नाम, सबको मोदी को सन्मति दे भगवान। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्ष जमकर गरजा और बाहर मोदी सरकार को अकल देने की बात कही गई है कि ऊपर वाला ही अब उनको सहानुभूति दे। आपको बताते चले दोस्तों, 92 सांसद के सस्पेंड होने के बाद सियासत गर्मा गई है। अब लोगों ने ये कहना साफ शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। वो नहीं चाहती कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में किसी और की भी सरकार हो। सिर्फ बीजेपी चाहती है कि वो अपनी सरकार बना ले तानाशाही से। आप देख लीजिए, दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश की जाती है, पंजाब की सरकार गिराने की कोशिश की जाती है केजरीवाल की, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार गिराने की कोशिशें की जाती हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार आरजेडी की मिलीजुली कांग्रेस की सरकार जो बिहार में चल रही है उसे गिराने का कई बार प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि बिहार से लेकर तो लंबी जगहों तक में पूरी कोशिश
की जा रही है दोस्तों कि कहीं कहीं की सरकारें गिरा दी जाएं। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हो कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, विपक्ष मुक्त पूरा देश हो जाए, ताकि आप अपनी मनमानी कर सको, कोई आप पर सवाल उठाने वाला ना हो। और दोस्तों ये सच्चाई है, इस सच्चाई को ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरे विपक्ष ने खोल दिया मोर्चा। प्रधानमंत्री को सुप्रीम नेत ने बता दिया तानाशाह। बोले इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाह है, वो अपनी तानाशाही दिखा रहा है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सुप्रीम नेत ने गरजते हुए कहा कि बंद करें ये लोकतंत्र का ढोंग, सीधे सीधे कह दें कि हम तानाशाह हैं। दरअसल दोस्तों ओम बिरला से लेकर जगदीप धनखड़ तक बीजेपी के नेताओं को प्यार करते हैं और विपक्ष के नेताओं को दोस्तों बाहर निकाल देते हैं। राघव चड्ढा से लेकर तो संजय सिंह तक बार बार सस्पेंड हो जाते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्या कर देते हैं जो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और बीजेपी के नेता तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हल्ला गुल्ला भी करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। बीजेपी का नेता अगर खुलेआम दोस्तों गाली दे दे, किसी मुस्लिम को मुस्लिम सांसद को आतंकवादी बता दे, कटवा बता दे, पता नहीं क्या क्या शब्दों का यूज़ कर दे, तब भी उसको गोद में बिठा कर रखा है रमेश बिगूड़ी को, और महुआ मोहित्रा की सांसद ही सस्पेंड कर दी। तो इससे आप समझिए, अगर इतनी फेर फर्क के बाद भी लोग ये कहते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, हम तो सबके ऊपर ही बराबर कार्रवाई करते हैं, तो आप लोग अंधे हो या फिर आप लोगों को बीजेपी का ऐप दिखता नहीं है। क्योंकि बीजेपी तो खुद ही कहती है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता जो बीजेपी का साथ दे रही है सबसे बड़ी अंधी जनता है। क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है विपक्ष को कैसे टारगेट किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद भी जो लोग मोदी सरकार का सपोर्ट करते हैं, या तो वो दोस्तों बहुत बड़े अंधभक्त हैं या फिर उनको देश की स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस्लाम के लिए कोई नहीं है जगह। जी हाँ, आपको बता दें चले इटली की पीएम दोस्तों जॉर्जिया के ऊपर उठने लगे सवाल, भड़के मुस्लिम देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले इटली की पीएम जॉर्जिया ने एक बयान दिया, बेतुका बयान कहेंगे हम इसे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यूरोप में इस्लाम के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप समझिए दोस्तों, आप जो है एक व्यक्तिगत तौर पर आप कैसे वो दे सकती हैं कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, वहाँ पर भी मुस्लिम लोग रहते। जानबूझकर दोस्तों कुछ लोगों को मिला लिया गया है और उनसे ऐसी तरीके की बयानबाजी करवाई जाती है मुस्लिमों को लेकर कि हाँ यहाँ पर जिहाद के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है। और आपको ये नहीं पता है कि जो ये इटली की महाशय वो है राष्ट्रपति दोस्तों पीएम जलजोरिया, ये पीएम नरेंद्र मोदी के काफ़ी ख़ास हैं। और दोस्तों जो जो पीएम नरेंद्र मोदी के ख़ास होता है उसमें हिंदुत्व का कीड़ा डाल दिया जाता है। ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया है कि जिनकी भी दोस्ती प्रधानमंत्री से है उनके भी विचार मुस्लिमों के बारे में वही हैं। चाहे आप जॉर्जिया को ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए, और आजकल तो बाइडन वो भी इजराइल का साथ दे रहा है। ये सब लोग दोस्तों कहीं ना कहीं पीएम से इन्फ्लुएंस होकर ऐसी बातें करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा है दोस्तों, ये सुनने वाली चीज़ है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो लोग हर बड़े केस को लेकर ये कह रहे थे कि अब तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर पुख्ता भरोसा जता रही थी, खासकर वो जनता जो इस सरकार के ख़िलाफ़ है, उन सब के सपने टूट गए। देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में छापा गया है कि 370 के असंवैधानिक तरीके से हटाए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही साबित कर दिया कि ये तो सही तरीके से हटा है और इस पे सही का फैसला दे दिया गया। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि अगर ये उसके हिसाब से भी छापा गया है, मतलब अगर कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है उसके हिसाब से भी ये फैसला दिया गया है, तो ये फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आजकल सरकार के पक्ष में आकर जो फैसले दिए जा रहे हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है, इससे पहले नोटबंदी को लेकर लोग बहुत बड़े बड़े वो मना रहे थे कि अब देखो मोदी सरकार को लोग क्या कोर्ट ही सबक सिखाएगा। लेकिन क्या करा कोर्ट ने दोस्तों, बस एक छोटी सी चेतावनी दे दी, एक जरा सी डांट लगा दी कि ये फैसला गलत था और मोदी सरकार रिहा एक तरीके से बरी हो गई। ऐसे ही 370 पर लोग आस लगाए बैठे थे सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा फैसला देगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि लोगों के होश ही उड़ गए। उन्होंने 370 के असंवैधानिक तरीके को सही बता डाला। यही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी कई ऐसे फैसले जैसे गुप्त चंदे को लेकर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ही इससे मोदी सरकार को सबक सिखाएगा। गुप्त चंदे का भी कुछ नहीं हुआ। और भी इतने बड़े बड़े केस हैं, चाहे आप बाबरी का ले लीजिए, वो भी एक तरीके से, क्योंकि मोदी सरकार बार बार कहती है तो मैं यही मानूंगा कि मोदी के पक्ष में गया वो फैसला, वहाँ पर जो है राम मंदिर बन गया।
क्योंकि बीजेपी खुद ही कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया। इसका मतलब साफ ये है कि आपने ही कोर्ट से जो है यहाँ पर एक तरीके दबाव डाला कि ये फैसला दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा तो आप फिर किस वजह से कहते हो? क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा, और उसको सबने रिस्पेक्ट भी की और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन फिर बीजेपी ये क्यों कहती है कि भैया राम मंदिर हमने बनवाया है? आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भाजपा के खिलाफ विपक्ष ने खोल दिया मोर्चा। इस बार इंडिया गठबंधन में दोस्तों तय हो गया एजेंडा आगे का, आखिरकार आगे क्या किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले आगे का एजेंडा तय कर लिया गया, कैसे इंडिया गठबंधन आगे चलकर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और कैसे जो है अपनी जीत दर्ज कराएगा। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल आने वाले समय में सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की आज की चौथी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस फैसलों में दोस्तों ये साफ कर दिया जाएगा कि फिलहाल आगे क्या होगा, कैसी रणनीति होगी, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। विपक्ष चाहता है कि वो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर दे, और सत्ता से बाहर दोस्तों मोदी सरकार तभी जा सकती है जब सरकार के खिलाफ जो अपने एक्शन लिए जाने हैं उस पर सही से काम किया जाए। इसीलिए आज विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर बात करने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल को मिला एक और दूसरा समन। दरअसल आपको बताते चले ईडी ने फिर दूसरा समन भेज दिया केजरीवाल को कि वो तत्काल में इस तारीख के दिन हमारे सामने हाजिर हो। आपको याद होगा इससे पहले केजरीवाल नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे असंवैधानिक तरीके से बुलाया जा रहा है और मैं नहीं जाऊंगा। अब ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए दूसरा समन जारी कर दिया है। आपने ये कहा है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी चाहती है कि वो केजरीवाल को भी अपने कब्जे में ले ले। सिंपल सी बात ये दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से लेकर तो तमाम विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई के शिकंजे कसे ही जाते हैं। अब केजरीवाल को दूसरा समन भेजकर कहीं ना कहीं ईडी जो है यहाँ पर उनको अपने पास बुलाना चाहती है। केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर वो मतलब पूछताछ के लिए तो बुलाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये एक बहाना है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले संजय सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और फिर बाद में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसी का डर जो है अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने सीधी तरीके से एक तरीके से चेतावनी दे दी है फ़लस्तीन को, जो है यहाँ पर इजराइल को। दरअसल आपको बताते चले हमास ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखेगा, उसके पास कोई भी दोस्तों सुराग नहीं है कि वो बंधकों को छुड़ा ले। दरअसल आपको बताते चले इजराइल की सेना ने हाथ खड़े कर दिए और उनका कहना है कि हम बंधकों को अब नहीं ढूंढ सकते, हम हताश हो चुके, हम थक चुके हैं। आपको बता दें इजरायली सेना दोस्तों बंधकों को ढूंढ ढूंढ कर थक गई है कि आखिरकार हमास ने कौन सी सुरंग में उन्हें छुपा रखा है। यही कारण है दोस्तों जो हमास तक की जहाँ पर उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, आज तक उस जगह पर वो पहुँच नहीं पा रहा है। इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा है कि फ़िलहाल हमसे नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के ऊपर कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसे में देखना ये भी होगा कि आगे इन मुद्दों पर कैसे बात होती है, क्योंकि इजराइल और हमास की जंग दोस्तों अब बहुत आगे निकल चुकी है, और ये आप और हम बखूब जानते हैं कि इसमें क्या मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे बोले देश की ज़मीन को अडानी को सौंपा जा रहा है, एक एक कर अडानी के हवाले की जा रही हैं सारी ज़मीनें। दरअसल दोस्तों माना जाता है कि अडानी को जो है यहाँ पर हमारी जितनी भी ज़मीनें वो सौंप दी जा रही हैं, और ऐसे में फिर से एक बार अडानी मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लपेटा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारवी की ज़मीन को पूरी तरीके से बिना किसी, आप समझिए दोस्तों, उसके टेंडर के ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दे दिया गया। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। खास करके दोस्तों अडानी के लिए तो बीजेपी पूरी बिछ जाती है। आपने देखा है इससे पहले भी कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो अडानी के पक्ष में गए, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अडानी के लिए प्रधानमंत्री क्या क्या करते हैं किसी से छुपा नहीं है। सेवी कहती है कि हमारे पास तो भैया कोई सबूत वो ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स, तो हम अडानी के ऊपर कैसे जांच करें। वाह भैया, मतलब आप समझिए एक सेवी जो है दोस्तों वो पूरी जानकारी रखती है शेयर मार्केट की, और उसके बाद भी अगर सेवी ये कह दे दोस्तों कि हमारे पास
पूरी जानकारी नहीं है अडानी के घोटाले की, तो फिर दोस्तों क्या कहा जाए। जब सरकारी संस्थाएं ही हाथ उठा रही हैं जांच करने से ऊपर, तो फिर तो दोस्तों मोदी सरकार के ही पक्ष में ही ये सारे फैसले, जाहिर सी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है। मनोज झा ने बीजेपी को लपेटा, कहा फिलहाल तमाम लोगों को बाहर निकाल दो, एक काम करो, जो थोड़े से बचे कुछ सांसद हैं उन्हें भी बाहर करो और अकेले बैठकर संसद में ताला डाल दो। आपको बताते चले मनोज झा ने सवाल उठाया कि जब विपक्षी नहीं है तो संसद का कोई मतलब भी नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक एक कर विपक्ष को बाहर निकाला जा रहा है और दोस्तों जो थोड़े बहुत सांसद बचे हैं उनको भी निलंबित कर दिया जाए। मनोज झा ने ये अपील की है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी को कुछ बोलने तो दे नहीं रहा हो, इससे अच्छा तो यही है कि जो लोग अंदर हैं उनको भी जो है निलंबित कर दिया जाए और बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि बीजेपी के मन में क्या चल रहा है ये आपके और हमारे समझ में आ गया। वो एक भी विपक्ष को वहाँ रहने देना नहीं चाहती है, क्योंकि दोस्तों विपक्ष ही है जो बीजेपी की वाइट लगाए हुए है। और अगर विपक्षी नहीं रहेगा तो दोस्तों आप समझिए फिर जनता के सवाल कौन पूछेगा कि जनता के साथ क्या हो रहा है। मुझे एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है दोस्तों, फिलहाल इस सरकार को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो ये है दोस्तों कि किसी भी तरीके से विपक्ष को सत्ता से बाहर कर दो। विपक्षी नहीं होगा तो सवाल कौन पूछेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी तो यही चाहती है कि कोई सवाल ना पूछे और ये चीज़ दोस्तों हमारे समझ में आ चुकी है बहुत पहले से। ऐसा नहीं है कि अब हमारी आंखें खुली, हमें तो पहले से ही पता है कि बीजेपी तो यही चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, ना होगा कोई सवाल पूछने वाला, ना देना पड़ेगा जवाब। आपको बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से आपको बताते चले जहरीले बोल। डोनाल्ड ट्रंप बोला, अगर मैं देश का राष्ट्रपति बन गया तो सबसे पहले उन लोगों को निकालूंगा बाहर जो जिहाद चाहते हैं, जो लोग इजराइल का खात्मा चाहते हैं। अब आप समझिए फिर से मुस्लिम देशों को धमकी देने लगा डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार के काफ़ी करीब था, मोदी सरकार ने उसके लिए प्रचार भी किया था। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की भी सोच दोस्तों मुस्लिम देशों के लिए वही है। मैंने कहा था ना, जो लोग भी मोदी सरकार से जिनकी दोस्ती है उनकी सोच मुस्लिम धर्मों के लिए ऐसी है। आपको बताते चले, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कई लोग डर रहे हैं कि अगर मैं दोबारा से राष्ट्रपति बन गया तो उन सब लोगों की जो है छुट्टी कर दूंगा, जो लोग जो है यहाँ पर अवैध तरीके से जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेवल पर बैन लगा दूंगा। चुनाव से पहले आपको बताते चले उन्होंने कहा कि कई लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे। मुस्लिम देशों को भी उन्होंने धमकियां दी हैं। आपको बताते चलें इससे साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अब इस तरीके की बयानबाजी कर कर वहाँ पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। वो जिहाद वर्ड का यूज़ कर रहा है बार बार, और ये वर्ड तो दोस्तों आप समझिए ये राजनीति तो कहीं ना कहीं आजकल हमारे भारत में होती है, इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर ही मांगा जाता है, कभी मंदिर के नाम पर वोट, कभी मस्जिद के नाम पर, तो कभी आप समझ लीजिए दोस्तों जगहों का नाम बदलने के ऊपर ही वोट मांग लिया जाता है। योगी जाते हैं हैदराबाद, कहते हैं अरे हमें वोट दे दो, हम इसका नाम भागनगर कर देंगे। आप समझिए क्या होगा नाम बदलने से? क्या लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा? कुछ नहीं होना है। नाम बदलने से क्या होगा? आपने हज़ारों लोगों के नाम बदल दिए, जगहों के नाम बदल दिए। इलाहाबाद का नाम जो है आपने प्रयागराज रख दिया, आज भी लोग उसे इलाहाबाद के नाम से ही जानते हैं। आज भी वहाँ का कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला जाता है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जो उसकी जगह की पहचान है वो हमेशा रहेगी। आप नाम बदल दोगे तो क्या होगा? उसकी पहचान थोड़ी ना बदल जाने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले पूरी नफरत का घोल देश में घोला जा रहा है और इसे घोलने वाली बीजेपी है। ओवैसी ने फिर बीजेपी को लपेटा और आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ओवैसी ने कहा कि देश में इस तरीके की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए और ये राजनीति बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में देश को इस राजनीति से कितना ख़तरा हो सकता है। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी को जनता सिर्फ इसलिए ही वोट देती है क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। दोस्तों जिस दिन इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करना बंद कर दिया दोस्तों, उस दिन इनको आप समझिए इनके वोटर्स भी भाग जाएंगे। इसीलिए बीजेपी कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटती और वो हिंदू मुसलमान वाले बयानों पर दोस्तों हमेशा घिरी रहती है। और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, बीजेपी की राजनीति जो है दोस्तों वो आपकी और मेरी सोच से परे हो चुकी है, क्योंकि ये एक